नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि टेम्पो वाले मित्र की कब होगी जांच। राहुल गांधी ने अडानी का नाम लेकर फिर पीएम मोदी को घेरा। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि जनादेश मोदी से दूर हो रहा है, बीजेपी 2000 से अधिक सीट नहीं जीतेगी, प्रशांत भूषण का दावा। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि सचिन पायलट का बड़ा बयान, राम मंदिर निर्माण का सभी सम्मान करते हैं। इसी के साथ खबर में आगे आपको बताएंगे कि पीएम मोदी से कांग्रेस ने पूछा, हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी गंगा और ज़्यादा क्यों हो गई मैली। और इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि ईवीएम की चौकीदारी करने पहुंचे दिग्विजय सिंह, पत्नी अमृता सिंह की स्ट्रांग रूम की जांच, कैमरे पर खड़े किए सवाल। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आने जा रहा है बड़ा बदलाव, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। टेम्पो वाले मित्र की कब होगी जांच, राहुल गांधी ने अडानी का नाम लेकर फिर पीएम मोदी को घेरा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उद्योगपति गौतम अडानी का नाम लेकर फिर एक बार प्रधानमंत्री मोदी को घेरा है। सोमवार को लखनऊ एयरपोर्ट पर वीडियो बनाते हुए पीएम मोदी पर जबरदस्त हमला किया। राहुल गांधी ने कहा कि लखनऊ समेत देश के 7 एयरपोर्ट पीएम मोदी ने अपने टेम्पो वाले मित्र को दे दिए हैं। सवाल किया कि 5 दिन पहले आरोप लगाया था कि उनके पास काला धन है, हमें अंबानी अडानी से टेम्पो में भरकर काला धन मिला है। आखिर अंबानी और अडानी के पास काला धन है तो जांच कौन करेगा। पूछा कि अडानी अंबानी के यहाँ सीबीआई और ईडी कब जाएगी, काला धन की जांच क्यों नहीं हो रही है। राहुल गांधी ने करीब 1.5 मिनट का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आज मैं लखनऊ एयरपोर्ट पर था, यहाँ से लेकर मुंबई और गुवाहाटी से लेकर अहमदाबाद तक तमाम एयरपोर्ट प्रधानमंत्री ने अपने टेम्पो वाले मित्र को सौंप दिए हैं। देश की संपत्ति कितने टेम्पो के बदले बेची गई, क्या नरेंद्र मोदी जनता को बताएंगे। इसके साथ ही एक वीडियो भी पोस्ट किया और इस वीडियो में राहुल गांधी अपने सवालों को ही विस्तार देते हुए कहते हैं कि हम लखनऊ एयरपोर्ट पर लैंड किए हैं। इस एयरपोर्ट का नाम चरण सिंह जी के नाम पर है, लेकिन इसके मालिक अडानी हैं। जनता की पूंजी के बने ऐसे 7 एयरपोर्ट 50 साल के लिए अडानी को दे दिए गए हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जनादेश मोदी से दूर हो रहा है, बीजेपी 200 से अधिक सीट नहीं जीतेगी, प्रशांत भूषण का दावा। जी हां दोस्तों, प्रख्यात अधिवक्ता प्रशांत भूषण का पूर्वानुमान है कि भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा चुनाव में 200 सीट के आंकड़े को भी पार नहीं कर पाएगी। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ दल के खिलाफ मजबूत राष्ट्रव्यापी माहौल है और जनता का एक बड़ा हिस्सा उसे लोकतंत्र के लिए खतरा मानता है। भूषण ने कहा कि यदि कांग्रेस राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को सत्ता से बेदखल कर देती है तो विपक्षी इंडिया गठबंधन का नेतृत्व उसे करना चाहिए, ना कि ममता बनर्जी नीति तृणमूल कांग्रेस को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मटन, मंगलसूत्र और भैंस को लेकर की गई टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए भूषण ने दावा किया कि प्रधानमंत्री को एहसास हो गया है कि चुनाव उनके नियंत्रण से बाहर जा रहा है और इसीलिए वो हताशा में भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। प्रशांत भूषण ने कहा कि मेरा मानना है कि कई कारणों से प्रबल बीजेपी विरोधी भावना है और उन्हें लोकतंत्र के लिए खतरे के तौर पर देखा जा रहा है। उन्हें सत्ता का दुरुपयोग करने वालों के तौर पर देखा जा रहा है, जो अपने विरोधी नेताओं को जेल में डाल देते हैं और उनके धन की आपूर्ति बाधित कर देते हैं, इसीलिए उनके खिलाफ आक्रोश है। भूषण हाल में गैर सरकारी संगठनों और कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित संगोष्ठी में हिस्सा लेने के बाद कोलकाता आए थे। अधिवक्ता और कार्यकर्ता ने आरोप लगाया कि बीजेपी की लोकप्रियता में कमी आने के कई कारणों में उसका सांप्रदायिक दुष्प्रचार भी है। उन्होंने कहा कि मोटे तौर पर लोग इन चीज़ों को पसंद नहीं करते, वो इसे देश को धार्मिक आधार पर विभाजित करने और कमज़ोर करने के तौर पर देखते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि बीजेपी की वापसी नहीं होगी। मेरी राय में उसे लोकसभा चुनाव में 200 सीट के आंकड़ों को भी पार करने में भी संघर्ष करना पड़ेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सचिन पायलट का बड़ा बयान, राम मंदिर निर्माण का सभी सम्मान करते हैं। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव के 4 चरण का मतदान हो चुका है। वहीं बची हुई सीटों पर वोटिंग से पहले सभी पार्टियों ने प्रचार में अपना पूरा जोर लगाया है। वहीं अब तक हुई वोटिंग को लेकर नेताओं के अपने अपने दावे हैं। इस बीच कांग्रेस के दिग्गज नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने दावा किया है कि इंडिया गठबंधन एनडीए से ज़्यादा सीटें जीतेगा। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि 2019 से एक बड़ा बदलाव आया है और इस बार लोग वास्तव में बाहर आए हैं और हकीकत में बदलाव के लिए मतदान किया है। इसलिए दोनों राज्यों छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। दोनों राज्यों में
हमें बीजेपी से ज़्यादा सीटें मिलेंगी। सचिन पायलट ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि 4 चरणों के मतदान के बाद मुझे जो एहसास हुआ है वो ये है कि कांग्रेस उम्मीदवार और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार आगे हैं और वो बीजेपी नेताओं के भाषणों में भी झलकता है। सचिन पायलट ने कहा कि बीजेपी के शीर्ष नेता अब अनाप शनाप बयान दे रहे हैं और मुझे लगता है कि वो समझ गए हैं कि लोगों ने उनके खिलाफ वोट किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी से कांग्रेस ने पूछा, हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी गंगा और ज्यादा क्यों हो गई मैली। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी ने शहर से जुड़े कुछ मुद्दों को लेकर उन पर निशाना साधा और सवाल किया कि 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद गंगा नदी पहले से अधिक मैली क्यों हो गई है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, निवर्तमान प्रधानमंत्री को वाराणसी में अपनी विफलताओं पर जवाब देना चाहिए। 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद गंगा और भी अधिक मैली क्यों हो गई है। प्रधानमंत्री ने वाराणसी के उन गाँव को उनके हाल पर क्यों छोड़ दिया है। उन्होंने गोद लिया था। प्रधानमंत्री वाराणसी में महात्मा गांधी की विरासत को नष्ट करने पर क्यों तुले हुए हैं। उन्होंने कहा कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी वाराणसी आए थे तब उन्होंने कहा था कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है। उन्होंने पवित्र गंगा को साफ करने का वादा किया। सत्ता में आने के तुरंत बाद उन्होंने पहले से चल रहे मिशन गंगा को नमामि गंगे नाम दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने गंगा के प्राकृतिक प्रवाह को बहाल करने के उद्देश्य को पूरी तरह से त्याग दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ईवीएम की चौकीदारी करने पहुंचे दिग्विजय सिंह, पत्नी अमृता सिंह की स्ट्रांग रूम की जांच, कैमरे पर खड़े किए सवाल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ईवीएम मशीनों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करने वाले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह खुद ही ईवीएम की चौकीदारी करने पहुंच गए हैं। गुना में ईवीएम मशीनों की पहरेदारी के लिए दिग्विजय सिंह अचानक स्ट्रांग रूम पहुंच गए हैं। पहरेदार बने दिग्विजय सिंह ने एक स्ट्रांग रूम को खुद जांच कर देखा। दिग्विजय सिंह के साथ उनकी पत्नी अमृता राय और गुना लोकसभा सीट से प्रत्याशी यादवेंद्र सिंह भी मौजूद थे। दिग्विजय सिंह ने राघवगढ़, चाचौड़ा, गुना, बमेरी के स्ट्रांग रूम का बारीकी से अवलोकन किया। दिग्विजय सिंह ने तीसरे चरण के मतदान को लेकर कहा कि इलेक्शन काफी अच्छे रहे, लोगों का गुस्सा अब निकल कर सामने आने लगा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा ईवीएम वीवीपैट का मामला, रिव्यू पिटीशन दाखिल। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के जरिए डाले गए वोट और वीवीपैट की पर्चियों से 100% मिलान के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से अपने दिए गए फैसले पर पुनर्विचार की गुहार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई इस याचिका में इसी मामले पर बीते 26 अप्रैल को दिए गए फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की गई है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने ईवीएम के जरिए डाले गए वोट और वीवीपैट के मौजूदा वोट की पर्चियों का 100% मिलान समेत अन्य कई मांग वाली याचिका खारिज करते हुए ईसीआई को निर्देश दिया था कि चुनाव के बाद सिंबल लोडिंग यूनिट को भी 30 की बजाय 45 दिनों सील कर सुरक्षित रखा जाए। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया था कि उम्मीदवार के पास परिणामों की घोषणा के बाद टेक्निकल विशेषज्ञों की टीम द्वारा ईवीएम के माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्राम की जांच कराने का विकल्प भी होगा। इसे चुनाव की घोषणा के 7 दिनों के भीतर किया जा सकेगा। कोर्ट ने अपने सर्वसम्मत निर्णय में यह भी कहा था कि अगर नतीजों में दूसरे और तीसरे नंबर पर आए प्रत्याशी के द्वारा वेरिफिकेशन की मांग की जाती है तो उस स्थिति में इसका खर्च प्रत्याशी से वसूला जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अब मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, संजय राउत बोले बीजेपी एकजुट है या नहीं ये जल्द पता चल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अजीत पवार गुट के नेता सुनील तटकरे ने एक कार्यक्रम में दावा किया कि उद्धव ठाकरे बीजेपी में जाना चाहते थे। इस पर अब शिवसेना सांसद संजय राउत ने पलटवार किया और इसी क्रम में राउत ने कहा कि उद्धव ठाकरे अपनी बात के पक्के आदमी हैं, शिवसेना बिल्कुल भी बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहती थी। सुनील तटकरे के दावे गलत हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत ने यहां पर एनसीपी नेता सुनील तटकरे के आरोप को नकार दिया है। राउत ने तटकरे के दावों को आधारहीन बताया और उनके आरोपों में सत्यता की कमी की बात कही। उन्होंने ये भी साफ किया कि बीजेपी की एकता का परीक्षण 4 जून के बाद होगा और इस बीच राउत ने दावा किया कि मोदी दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। राउत ने आगे कहा कि सत्ता का दुरुपयोग करके किसी को भी जेल में डाला जा सकता है, लेकिन ये स्थायी नहीं है। उन्होंने एकनाथ शिंदे और अजित पवार की तुलना बुलबुलों से की और बीजेपी की एकता पर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि शिंदे और पवार को चुनाव में
कोई सीट नहीं मिलेगी और उनकी पार्टी 30 से 35 सीटें जीतेगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, बोले उनके निर्देशों पर ही बीजेपी से लड़ रहा हूं। बिहार में सियासी हलचल तेज। जी हां दोस्तों, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है और इससे बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। दरअसल तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को लेकर बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि आज भी उनके साथ हैं वो और उनका आशीर्वाद उन्हें प्राप्त है। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार जी ने उन्हें कहा था कि बीजेपी 2014 में आई और 2024 में जाएगी। नीतीश जी भी यही चाहते हैं और हम उन्हीं के अनुसार काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि आज भी उनके साथ हैं, नीतीश जी का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त है। उनके आशीर्वाद से ही हम बीजेपी को 2024 में सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। हम उनके निर्देश पर ही काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के इस बयान से बिहार में सियासी हलचल तेज है। वहीं आरक्षण के मुद्दे को लेकर एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि वो लोग पिछले 18 सालों से सत्ता में हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि वो लोग भी इतने वर्ष सरकार में थे, लेकिन दोनों सरकार ने ईबीसी, ओबीसी और पिछड़ी जातियों का आरक्षण 75% क्यों नहीं किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि वो लोग चाहते ही नहीं थे कि आरक्षण बढ़े। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आदित्य सिंह की चुप्पी से रायबरेली सीट पर बीजेपी की रणनीति को लग सकता है झटका। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है और पार्टी ने इस बार राहुल गांधी को यहां उम्मीदवार बनाया है ताकि पार्टी अपने गढ़ को बरकरार रख सके। ये जगह बीजेपी के लिए भी काफ़ी अहम है और यहाँ का मुकाबला उसके लिए भी कठिन परीक्षा की तरह है। प्रदेश के मंत्री दिनेश सिंह लगातार दूसरी बार बीजेपी के टिकट पर यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि इस चुनाव में रायबरेली सदर से बीजेपी विधायक आदित्य सिंह की मौजूदगी नहीं देखने को मिल रही है और इससे बीजेपी की चुनाव प्रचार अभियान को झटका लग सकता है। कांग्रेस के 2019 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ एक ही सीट जीती थी और वो रायबरेली से थी। बीजेपी ने पिछली बार अमेठी सीट जीत ली थी और इस बार उसकी योजना रायबरेली को भी गांधी परिवार और कांग्रेस से मुक्त करने की है। इस रणनीति के तहत पार्टी ने सबसे पहले कांग्रेस विधायक आदित्य सिंह को अपनी पार्टी में लिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम को धोखे में नहीं रहना चाहिए, एनडीए के 400 सीट जीतने के सवाल पर बोले राज बब्बर। जी हां दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा की गुरुग्राम लोकसभा सीट से फिल्म अभिनेता राज बब्बर उतारा है। इंडिया अलायंस को उम्मीद है कि वो इस बार गुरुग्राम में जीत हासिल कर पाएंगे और इस बीच राज बब्बर ने इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर वोटों का ध्रुवीकरण करने का आरोप लगाया है। राज बब्बर अपनी रैली में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर निशाना साधने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि आप दूर दराज के लोगों से अगर पूछेंगे तो उन्हें यहाँ के संसद का चेहरा भी पता नहीं होगा। क्या गुरुग्राम की भी वोटों का ध्रुवीकरण हो रहा है? इसके सवाल पर उन्होंने कहा कि कोई भी ध्रुवीकरण नहीं होगा, यहाँ की जनता अपने मुद्दों पर अपने सांसद का चुनाव कर रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कन्नौज में मंदिर धुलवाने के मामले में अखिलेश यादव ने तोड़ी चुप्पी, बोले अब होगा गिन गिन कर हिसाब। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर 4 चरणों का चुनाव हो चुका है और इन 4 चरणों की हवा बुंदेलखंड तक पहुँच गई है। इन चरणों में भाजपा धराशायी हो चुकी है। बुंदेलखंड की जनता भाजपा के अहंकार को खंड खंड करने वाली है। दोस्तों आपको बता दें कि इंडिया अलायंस से सपा प्रत्याशी नारायण दास अहिरवार के समर्थन में सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हेलीकॉप्टर से उरई के मैकेनिक नगर मैदान पहुंचे और उन्होंने कहा कि यहाँ के भाजपा प्रत्याशी के लिए वो खटारा सरकार का खटारा प्रत्याशी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अगर आपने कमल का बटन दबाया तो मैं जेल। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा में रैली के दौरान बोले सीएम अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जमानत मिलने के बाद लगातार ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं और इस बीच चुनाव प्रचार के लिए सीएम केजरीवाल हरियाणा के कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रोड शो के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुझे प्रचार के लिए 20 दिन की मोहलत मिली है। ये ऊपर वाले का चमत्कार ही था कि मुझे प्रचार के लिए जमानत मिली। अगर आप लोगों ने कमल का बटन दबाया मुझे दोबारा जेल जाना पड़ेगा, अगर आपने झाड़ू का बटन दबाया तो मैं जेल नहीं जाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी पर निशाना साधते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा कि हरियाणा के किसानों के रास्ते में केंद्र सरकार के अंदर आने वाली दिल्ली पुलिस ने कीलें ठोक दी थी। उन्होंने हमारी पहलवान बेटियों के साथ बदतमीजी की। हरियाणा के लोगों ने चूड़ियां नहीं पहन रखी है, वो इसका जवाब देंगे। अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी हार रही है। बीजेपी की 230 से ज़्यादा सीटें नहीं आ रही हैं। मोदी सरकार वापस नहीं आ रही है। रैली के दौरान उन्होंने कहा कि आज मैं आप
आपको गारंटी देकर जा रहा हूं। मैंने दिल्ली में जो गारंटी दी थी उसे पूरा किया। उन्होंने कहा कि पहली गारंटी यह है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। दूसरी गारंटी यह है कि पूरे देश में 24 घंटे बिजली और गरीबों के लिए फ्री बिजली का इंतजाम करूंगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश भर के गांव-गांव में शानदार सरकारी स्कूल बनवाऊंगा। ऐसे स्कूल बनवाऊंगा प्राइवेट स्कूल से निकाल कर सरकारी स्कूल में एडमिशन करवाएंगे। देश भर में गांव-गांव में मोहल्ला क्लिनिक बनवाऊंगा और हर जिले में बेहतरीन सरकारी सिविल अस्पताल बनवाएंगे और इस देश में पैदा होने वाले हर नागरिक का हर इलाज बिल्कुल फ्री करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी को लेकर सचिन पायलट का बड़ा दावा। रायबरेली में सिंगल डबल इंजन दोनों लग गए, फिर भी हो रहा नुकसान। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण में रायबरेली की सीट पर सबकी नजर है और इस सीट पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सामने बीजेपी उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह चुनावी मैदान में है। सोनिया गांधी का गढ़ रही इस सीट पर अब बेटे राहुल गांधी विरासत संभालने की कोशिश कर रहे हैं और उनके लिए कांग्रेस पूरी ताकत लगा रही है। इसी बीच राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट उनके प्रचार के लिए रायबरेली पहुंचे। यहां सचिन पायलट ने राहुल गांधी की जीत को लेकर बड़ा दावा किया और उन्होंने कहा कि रायबरेली में एक तरफा चुनाव है और यहां से राहुल गांधी रिकॉर्ड मतों से जीत कर भी आएंगे। सचिन पायलट ने आगे कहा कि राहुल गांधी के चुनाव लड़ने से न केवल रायबरेली में बल्कि पूरे प्रदेश में इंडिया गठबंधन को मजबूती मिल रही है। रायबरेली के लोग यहां मन बनाकर बैठे हैं कि राहुल गांधी को जिताना है। पूरे देश की निगाह इस चुनाव पर है। इस दौरान कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बीजेपी पर भी हमला बोला और कहा कि बीजेपी अपनी पूरी ताकत और संसाधन लगा रही है। सत्ता का खूब दुरुपयोग किया जा रहा है। सिंगल और डबल इंजन दोनों यहां लगाए गए हैं लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा है क्योंकि लोग पहले ही मन बना चुके हैं। सचिन पायलट ने यह भी दावा किया कि ये चुनाव जाति, धर्म और बिरादरी से ऊपर उठ चुका है और ये अब भविष्य का चुनाव है और रायबरेली के लोग राहुल गांधी को आशीर्वाद देने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि रायबरेली की जनता 20 मई को राहुल गांधी को भारी मतों से जिताएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पहले 400 पार कहते थे, अब 150 भी नहीं बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा, गारंटी दे रहा हूं कि 4 जून को मोदी की सरकार जा रही है। जी हाँ दोस्तों, 3 मई को नामांकन करने के बाद राहुल गांधी रायबरेली में थे और उसके साथ मंच साझा कर रही बहन प्रियंका गांधी जो 6 मई से रायबरेली और अमेठी में प्रचार की कमान संभाले हैं। प्रियंका गांधी ने माइक संभालते ही कहा कि आज मैं अपने बड़े भैया यानी आपके प्रत्याशी राहुल गांधी को आपके बीच लेकर आई हूं और आपसे ये बात करेंगे। प्रियंका गांधी ने कहा कि मेरे भाई ने 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा की सिर्फ आपकी समस्याओं को जानने के लिए। देश में इस तरह का कोई नेता नहीं है। जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, जो कहा वो करके दिखाया। इससे अच्छा सांसद आपको नहीं मिल सकता। वहीं अमेठी छोड़कर रायबरेली से ताल ठोक रहे कांग्रेस के प्रत्याशी राहुल गांधी ने सोमवार को पहली बार यहां की चुनावी सभा में अब की बार 400 पार के नारे पर प्रधानमंत्री की चुटकी ली। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी पहले 400 पार की बातें करते थे, अब 150 भी नहीं बोल पा रहे हैं। एक बात की फिर गारंटी दे रहा हूं कि 4 जून को नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। राहुल गांधी ने संबोधन की शुरुआत में रायबरेली तथा गांधी नेहरू परिवार के संबोधन की याद दिलाकर लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ने का प्रयास किया। राहुल गांधी ने सोमवार को रायबरेली में 4 जनसभाओं को संबोधित किया। महाराजगंज और गुरुबख्शगंज में उन्होंने बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ मंच साझा करके मोदी सरकार को घेरा तो लालगंज व ऊंचाहार में अकेले ही संबोधित किया। महाराजगंज में राहुल गांधी ने कहा कि पहली बार भाजपा और आरएसएस के लोग संविधान को नष्ट करने में लगे हैं। आपको मालूम है कि जो भी आपको मिला है संविधान से मिला है। संविधान के बिना जनता की सरकार नहीं, अडानी और अंबानी की सरकार होगी। सरकारी रोजगार और आरक्षण खत्म हो जाएगा। उन्होंने मीडिया को कोसते हुए कहा कि कभी गरीब किसान का इंटरव्यू नहीं देखा होगा लेकिन अंबानी के घर की शादी देखी होगी। देश में सारे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी। हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और उसके खाते में वर्ष में 1 लाख रुपए दिए जाएंगे और जुलाई में देखेंगे कि 8500 रुपये उसके खाते में और हर महीने में इतनी ही धनराशि उनके खाते में पहुंचेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बारामती में 45 मिनट बंद रहे ईवीएम गोदाम के सीसीटीवी। सुप्रिया सुले के गंभीर आरोप के बाद गरमाई महाराष्ट्र की सियासत। जी दोस्तों, महाविकास अघाड़ी की उम्मीदवार सुप्रिया सुले ने दावा किया है कि बारामती लोकसभा क्षेत्र में जिस गोदाम में वोटिंग मशीनें रखी गई थी वहां का सीसीटीवी सिस्टम 45 मिनट तक बंद था। उन्होंने इस संबंध में एक वीडियो पोस्ट कर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि यह संदेहास्पद है कि ऐसी जगह पर सीसीटीवी बंद कर दिया जाए जहाँ
ईवीएम जैसी बेहद महत्वपूर्ण चीज रखी हो। इस संबंध में सुप्रिया सुले ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर प्रतिक्रिया दी है। बारामती लोकसभा क्षेत्र में मतदान के बाद सुबह जहां ईवीएम मशीन रखी गई, वहां के सीसीटीवी कैमरे 45 मिनट के लिए बंद कर दिए गए। सुप्रिया सुले ने कहा कि ये संदेहास्पद है कि जहां ईवीएम जैसे बेहद महत्वपूर्ण चीज़ें रखी हुई हैं, वहां सीसीटीवी बंद है। ये भी बहुत बड़ी लापरवाही है। आरोप है कि इस संबंध में जब चुनाव प्रतिनिधियों ने संबंधित अधिकारियों और प्रशासन से संपर्क किया तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। सुप्रिया सुले ने आरोप लगाया है कि इस स्थान पर टेक्नीशियन भी उपलब्ध नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। उनका काम आतंक फैलाना और लोगों को प्रताड़ित करना। प्रियंका गांधी का बीजेपी पर तीखा हमला। जी दोस्तों, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी इन दिनों अमेठी और रायबरेली में खूब प्रचार कर रही हैं और बातचीत में प्रियंका गांधी ने दोनों ही सीटों पर कांग्रेस की जीत का दावा किया। और प्रियंका गांधी ने बीजेपी से मुकाबले के सवाल पर कहा कि उनका मुख्य काम आतंक फैलाना और लोगों को प्रताड़ित करना है। दोस्तों, ये थी दिनभर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।